हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10th पर। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ ली थी काफ़ी। आज हम इस वीडियो में एक नई रिएक्शन की बात करेंगे कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हाउ डू मेटल्स react with non-metals, कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ में। तो बात करते हैं रिएक्शन की। उससे पहले हम कुछ वापस से रिपीट करेंगे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम क्या बात कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटल्स, तो आपको पता है मेटल की नेचर कैसी होती है स्टूडेंट्स। हमने बात की थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है। कैसे होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनर्स। ठीक है, इनमें हमें पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज गेन करने की नेचर है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो इनकी नेचर कैसे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करना या डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जनरली 7, 6, 7, 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो आपस में अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा मेटल टू नॉन मेटल। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की कैसे फॉर्म हुआ। हमारे पास था सोडियम और थी क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। मेटल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगी। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि सोडियम से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना देगा सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लोरीन हमें पता है कैसी नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्या बन जाएगा, Cl-। और इस तरीके से हमारा जो Na+ और Cl- है ये आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। जनरली इसको सीधा लिखा जाता है Na और Cl, इस तरीके से ही लिखते हैं इसको, लेकिन हमें पता है होगा कैसे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जनरली ये NaCl बना कैसे है बच्चों, यहाँ पे Na+ था और Cl- था। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, हमें पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम प्लस और Cl- के अंदर क्या आ गया, अपोजिट चार्ज आ गया। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। और जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, इसी फोर्स को नाम दिया जाता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, तो हम अगर कहें कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड कहाँ से आया, आयन से, क्योंकि कैटायन और एनायन थे, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्शन फोर्स आया इनके बीच में, और क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया बच्चों यहाँ। ठीक है, तो बनेगा कैसे, ही आयन से बनेगा, आयोनिक बॉन्ड से बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और क्या बन जाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, हम इनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन होती है। इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं NaCl की फॉर्मेशन को, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन।
सॉरी लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। देखो कैसे होता है वो, कि जनरली बस इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मेशन को। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है सोडियम की, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया कहाँ, Cl के पास में, और क्या बन जाएगा यहाँ, यहाँ बन जाएगा आपका NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरीके से बात करें एक और फॉर्मेशन की, जैसे हमें बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। हमारे पास क्या है, एक तो मैग्नीशियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में आपको याद हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है हमारे पास 26, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, तो ये क्या करेगा, ऑक्साइड को यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये सारे के सारे ये जो रिप्रेजेंटेशन है डॉट से, इसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, और अगर हम बात करें जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड की बात करें, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो कैसे फॉर्मेशन होगा बच्चों सोडियम ऑक्साइड का। देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सोडियम और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, क्योंकि इसे हम क्या लिखते हैं 281। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन इसके वैलेंस शेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो यहाँ पे कितने सोडियम कंज्यूम हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 2 सोडियम कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका ऑक्टेट तो तभी पूरा होगा। लेकिन सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपके 2 सोडियम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और क्या बन जाएगा आपका Na2O। ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ये सारे क्या बन रहे हैं बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, NaCl, MgO, Na2O। क्यों इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से फॉर्मेशन हो रही है। इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम का तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या होता है 287, कितना होता है 287, 287। ठीक है, इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसको चाहिए कितना, एक, तो एक तो इसको डोनेट कर देगा, एक क्या करेगा, इसको डोनेट कर दिया, तो ये Cl तो स्टेबलाइज हो गया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, लेकिन ये अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ, इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम को और क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया बच्चों। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड की। और कोई आयनिक कंपाउंड देखें, जैसे और कौन सा देख सकते हैं, मैक्सिमम तो हो गए, इसी तरीके से होता है, आप ट्राई कीजिए करने की। ठीक है, कि कैसे कैसे और आयनिक कंपाउंड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या बच्चों, वो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज
ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था कि जो आयंस होते हैं वो बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत क्लोज आ जाते हैं और बाइंड हो जाते हैं। तो हमें पता है जब एटम्स क्या हो, क्लोजली बाइंड हो ज़्यादा, तो कौन सी फेज बनती है, सॉलिड स्टेट बनती है। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है आयनिक कंपाउंड्स की, वो कैसी रहेगी बच्चों, सॉलिड स्टेट रहेगी। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, आपको पूछा जाए कि किस फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि आयन से बनते हैं ये, और आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये एटम्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, वो क्लोजली बाइंड होते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली बाइंड होते हैं तो वहाँ फिजिकल स्टेट कौन सी हो जाती है, वहाँ हो जाती है आपकी सॉलिड। ठीक है। सेकंड अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों आयनिक कंपाउंड्स के वेरी वेरी हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी, जनरली अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं, साइंटिफिकली नहीं बात करें, तो सिंपली क्या होगा कि कोई भी एटम बॉयल कब करेगा, कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट कब होगा, ये उनके क्या हो, किस टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो किसी भी सॉलिड को आपको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने का मीन्स क्या होता है, उनके बीच के बॉन्ड आपको क्या करने पड़ेंगे, डिसोसिएट करने पड़ेंगे। उनके बीच के बॉन्ड तोड़ते हो, यानी कि देखो ये सॉलिड है, बिल्कुल एटम्स जो है ये दो एटम है, ये बिल्कुल क्लोजली बाइंड है। अब मेरे को सॉलिड स्टेट है इनकी, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट करना है, यानी कि मेल्ट करना है मेरे को, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस मेरे को बढ़ाना होगा ना। आपको अगर याद हो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर फर्क क्या था, यही तो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होती है, डिस्टेंस सॉलिड स्टेट में कम होती है, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होती है। अब अगर मेरे को ये यहाँ से मेल्ट करना है यानी कि लगभग इसको कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे। डिस्टेंस कैसे बढ़ सकती है, अब इनका बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये फ्री हो जाएंगे, फ्री होते ही ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, और आयनिक बॉन्ड्स बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए भी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी मीन्स उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा जरूरत है, यानी कि वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत देना पड़ेगा। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो तीन फेज में, जनरली तो वो किस फेज में होंगे, नेचुरल अकेरिंग तो उसकी सॉलिड स्टेट होगी। ठीक है। आप उनको किसी भी सॉल्वेंट में घोलकर उसके लिक्विड स्टेट भी बना सकते हो, उनकी सॉल्यूशन भी बना सकते हो, और उसे आप सिर्फ मेल्ट कर सकते हो तो वो जो मोल्टन स्टेट भी बन सकती है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जनरली अकेरिंग होंगे, उसे आप अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हो तो वो लिक्विड में आ जाएंगे, और सिर्फ उसे आप हीट करते हो तो वो कौन से में, मेल्ट हो जाएंगे, मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में ये हीट के, यानी कि सॉरी अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लिक्विड स्टेट में करते हैं, और मोल्टन स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन कंडक्टर ऑन सॉलिड स्टेट एंड वेरी गुड कंडक्टर इन द लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट। वाई, कि क्यों वो सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंडक्टर है और लिक्विड और मोल्टन स्टेट के अंदर कंडक्टर है। तो रीजन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती है, या तो हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो फ्री, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, फ्री आयंस हो। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में तो हमें पता है ना, आयंस आपस में कंबाइन हो चुके हैं, Na+ और Cl- आपस में बाइंड हो चुके हैं, तो फ्री आयंस यहाँ तो रहे ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, फ्री आयन की अगर मैं बात करूँ तो आयंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर आयंस एग्जिस्ट नहीं है तो हमारे पास एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कैरियर नहीं है हमारे पास, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हमें पता है वो नॉन कंडक्टर होगा। तो लिक्विड स्टेट के हमें पता है, लिक्विड स्टेट में हमारे पास आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और मोल्टन स्टेट में भी आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और आयंस के थ्रू यानी कि फ्री आयंस के थ्रू ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों वो कंडक्ट होती है। ठीक है। और उसके बाद में बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है इनकी डेंसिटी पे आती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं फोर्थ डेंसिटी की, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, वेरी हाई, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों आयनिक कंपाउंड्स की जो आपको याद रखने हैं। और आज हमने किसकी बात की, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की भी बात कर ली कि कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।